एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम गत कालांश में पढ़ रहे थे रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता क्या है निबंध। हमने गत कालांश में 2 बिंदुओं पर चर्चा की, कविता के कार्य और सभ्यता के आचरण और कविता पर। अब हम जो है चर्चा करेंगे कविता और सृष्टि प्रसार। बच्चों, बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य का अंतर प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करना कवि कर्म है। काव्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शुक्ल जी ने उसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया: नर क्षेत्र, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि और समस्त चराचर। संसार में अधिकतर कविता मनुष्य को ही लेकर हुई है। कवि के ही शारीरिक सौंदर्य और अंतःकरण के सौंदर्य का उद्घाटन करने में व्यस्त रहे हैं। प्राचीन काव्यों में प्रधानता नर क्षेत्र की ही है, पर बीच बीच में बाह्य सृष्टि और समस्त चराचर के भी वर्णन आ गए हैं। प्रकृति के वर्णन में भी मनुष्य का मन रमा है, परंतु उसका रूप उद्दीपन का ही अधिक रहा है। उपमान आदि के रूप में जिन प्राकृतिक उपादानों को लाया गया है, वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे गए हैं। बच्चों, अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण और बिंब ग्रहण। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का जो आलंबन रूप में ग्रहण अधिकतर संस्कृत काव्यों में पाया जाता है। शुक्ल जी प्रकृति चित्रण में अर्थ ग्रहण की अपेक्षा बिंब ग्रहण को अधिक महत्व देते हैं और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में अर्थ ग्रहण को। बिंब ग्रहण में प्रकृति से जब कवि का रति भाव रहता है, तभी वह आलंबन रूप में उसको चित्रण करता है। वाल्मीकि की रामायण तथा संस्कृत के कुमार संभव एवं मेघदूत जैसे काव्यों में वाल्मीकि और कालिदास की वृत्ति प्रकृति के इसी प्रकार के वर्णन में अधिक क्रमी है। मेघदूत में तो कवि की सीधी सादी दृष्टि अपनी प्यारी भूमि के रूप माधुरी पर हो रही है। सच्चे कवि का हृदय प्रकृति के सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चीर साचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। विषय या भोग लिप्सु का मन प्रकृति के सुंदर रूपों में ही रमता है। साचर्य संभूत प्रेम के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चीर परिचित दृश्यों से अपूर्व माधुर्य की अनुभूति होती है। असाधारणत्व की ओर रुचि रहना सच्ची सहृदय की पहचान नहीं है। जो केवल अपने विश्वास, विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यक्तित्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। भक्ति के क्षेत्र का यही भाव है। इस प्रकार शुक्ल जी के प्रकृति प्रेम का जो भारतीय एकात्मवाद में प्राकृतिक आधार भी मिल जाता है। आगे एक बिंदु है जिसकी चर्चा कविता का क्या है में हुई है, मार्मिक तथ्यों का ग्रहण। शुक्ल जी प्रकृति से मार्मिक के जो है पक्षधर थे। इसी आधार पर वे उक्ति
सूक्ति और कविता में अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रकृति और उनमें रमने वाले जीवों को कुछ व्यापार और कुछ भीतरी भावों और तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। उन तथ्यों को मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्य अनुभूति के अंतर्गत होगी, साधारण वर्णन मात्र नहीं, ऐसा वह कहते हैं। वह केवल उक्ति या सुक्ति कहलाएगी। जीवन के प्राकृतिक भावों के साथ हमारा स्वाभाविक राग रहता है। काव्य में कवि की दृष्टि मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के विविध रूपों की ओर जानी चाहिए। सजीव प्रकृति के अतिरिक्त जड़ प्रकृति भी उसके वर्णन एवं राग का विषय बनती है। विश्व रूपी महाकाव्य की भावना या कल्पनाएं प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में साकार रूप ग्रहण करती है। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि उनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ गलत रूप में व्यापारिदी के साथ हमारे जीवन का साम्य अनुक्तिकारों द्वारा उद्घाटित किया गया है। नर क्षेत्र संपूर्ण जीवन क्षेत्र से आगे बढ़कर जब कवि समस्त चराचर के मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन करता है, तभी उसके काव्य में अधिक व्यापकता और गंभीरता आती है। अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता का अनुभव करने से हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। यही काव्य की उच्चतम भूमि है, जहाँ कवि की वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है और उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। रसात्मक तथ्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञात होते हैं और इस ज्ञान से भावना या कल्पना की उत्पत्ति होती है। अतः ज्ञान ही भावों के संचार के लिए रास्ता खोलता है। अगला बिंदु काव्य और व्यवहार की चर्चा उन्होंने की है। शुक्ल जी प्रवृत्ति के मूल कारण भाव ही मानते हैं। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। अंतर्दृष्टि गड़ा कर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। अतः भाव और बुद्धि मानव के कार्यों में संचालित होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कवि का कर्म यही है कि वह मन में वेग उत्पन्न कर दे, भावनाओं को उकसा दे। अतः कविता भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर देती है। यही काव्य का महत् प्रयोजन है। भावुक या सहृदय स्वार्थबद्ध नहीं रहते। कवि भी ऐसे ही प्राणी होते हैं। आगे वो जिस बिंदु पे चर्चा करते हैं वो है मनुष्यता की उच्च भूमि। मानव पशु जगत के समान अपने सीमित आकर्षण या विकर्षण के क्षेत्र में बंद कर नहीं रहता। उसकी भावना का क्षेत्र व्यापक है और इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। कवि वाणी के प्रसाद में हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि को प्राप्ति होती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य में हो जाता है। उसकी सत्ता नहीं रह जाती। उसकी हृदय विश्व हो जाता है। आगे जिस बिंदु पे उन्होंने चर्चा की वो है भावना या कल्पना। भावना या कल्पना के बिंदु में उन्होंने बात कही है कि भक्ति क्षेत्र की उपासना साहित्य क्षेत्र में कहलाती है।
भावना या कल्पना द्वारा ही कवि काव्य की सामग्री प्राप्त करता है। काव्य निर्माण की निपुणता कल्पना पर निर्भर है। शिथिल भावना या कल्पना वाले व्यक्ति के हृदय में कविता या सरस उक्ति की सुन पढ़कर वैसी अनुभूति उत्पन्न नहीं होती। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक तथा श्रोता या पाठक में ग्राहक कल्पना अपेक्षित होती है। फिर भी कल्पना साधन है, साध्य नहीं। तो बच्चों, हमने इन 4 बिंदुओं पर चर्चा की। आगे हम अगले कालांश में अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।